हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हृदय से आभार, आप सभी के प्यार और स्नेह से आज मैंने 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं, क्योंकि टफ़ सिचुएशन है। अब वर्किंग मोड में हम आ गए हैं, हमें क्लासेस भी लेनी हो रही है, एडमिशन में भी जाना पड़ रहा है और फिर उसके साथ ये वीडियोस भी मुझे अपलोड करने पड़ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं इसको प्रयास जारी रखूँगी, बस आपका स्नेह मिलना चाहिए। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आई हूँ वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप एक बार थोड़े से कंफ्यूज होते होंगे कि कभी मैम ये टॉपिक कभी वो टॉपिक, तो सॉरी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट नीड्स मुझे ये करना पड़ता है। तो प्रोसेस के क्रम में मैंने मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, संस्कृताइजेशन, इन सब पे वीडियोस बना लिया है और अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मैं बना रही हूँ। इसके 2 पार्ट्स रहेंगे। आज के पार्ट में जो मैं बात करूंगी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंसेप्ट पे बात करूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, और साथ में मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट पे बात करूंगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया जैसे कंट्री में, हमारे भारत देश में किस तरह से औद्योगिकीकरण का विकास हुआ और डिफरेंट इंडियन जो पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अपने कमेंट्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट्स कंसेप्ट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसेप्ट पहला टॉपिक हमारा यही है। चूँकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया है कि इस टॉपिक में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट देखेंगे और साथ में देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में औद्योगिकीकरण का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच an underdeveloped country becomes an industrialized one। आप समझ सकते हैं जहाँ पर आइजेशन लग जाता है, जैसे हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन देखा, सेकुलराइजेशन देखा, संस्कृताइजेशन देखा, तो ये एक प्रोसेस हो जाता है, एक प्रक्रिया होती है जो अनवरत चलती है। तो कहा जा सकता है कि आज भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, मतलब आज भी ये प्रक्रिया समाज में घटित हो रही है। तो सबसे पहले जाने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहते हैं। तो एक सिंपल कंसेप्ट हम देखें कि जब अविकसित राष्ट्र जो होता है, मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होता है, वो जब इंडस्ट्रियलाइज की कैटेगरी में जाता है, मतलब कि वो जब औद्योगिकीकृत की प्रक्रिया में जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मतलब इट इज द प्रोसेस बाय विच एन अंडर डेवलप्ड कंट्री बिकम एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वन। जैसे जैसे वो औद्योगिकीकृत होता जाएगा एक देश, तो हम इस प्रक्रिया को औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। ऐसा मैंने रेफरेंस भी दिया है कि ऐसा आरबी सटक्लिफ की ये किताब में आपको ये डेफिनेशन दिया जाएगा। तो ये आरबी सटक्लिफ ने ये डेफिनेशन दिया कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन अंडर डेवलप्ड कंट्री बिकम एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वन। हमें रेफरेंस कोट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ इतना ही कह करके आरबी सटक्लिफ नहीं रुकते हैं, उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि जब हमें ऑलमोस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताया और बताया कि जब ये विशेषताएं हमें दिखे तो आप समझिए कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए। पहला बताया कि द प्रोपोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री एक्टिविटीज गोज अप। पहला इन्होंने बताया कि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, विनिर्माण उद्योग। जब विनिर्माण उद्योग से या द्वितीयक उद्योग से, ठीक है, इन 2 की वजह से जब नेशनल इनकम में इजाफा हो, जब नेशनल इनकम बढ़े, तो इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई, प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री शो अ राइजिंग ट्रेंड। उन्होंने ये बताया कि जब वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है, किसी देश की जो कार्यशील जनसंख्या होती है, वो विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक उद्योग में दिखाई दे, मतलब उसमें भी उनका ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ी चीज़ और बताऊंगी कि 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी जो सेक्टर्स होते हैं उसमें हम बेसिकली एग्रीकल्चर को लेते हैं, माइनिंग को लेते हैं, फिशिंग को लेते हैं, जो बेसिक लेवल्स पे काम होते हैं, और सेकेंडरी और टर्शरी। तो जब प्राइमरी सेक्टर से हमारी इकोनॉमी मूव करे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही आरबी सटक्लिफ बात कर रहे हैं कि जब किसी देश की जो नेशनल इनकम होती है वो ज़्यादा दिखाई दे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जब जैसे जैसे बढ़ती जाए, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जब बढ़ता जाए, कहाँ बढ़ता जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। और इन 2 फैक्टर की वजह से, मतलब नेशनल इनकम के बढ़ने की वजह से और वर्किंग पॉपुलेशन का बढ़ने की वजह से, जब पर कैपिटा इनकम राइज करे, ठीक है, इन तीनों ही प्रोसेस में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए 3rd पॉइंट लिखा है कि व्हेन राइजिंग दीज टू मतलब नेशनल इनकम का राइजिंग और वर्किंग पॉपुलेशन का राइजिंग, कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर में। व्हेन दीज टू राइजिंग, तो अपने आप इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो गोज अप। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन का आरबी सटक्लिफ ने बताया। तो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट डेफिनेशन दिया है। पहला ऊपर डेफिनेशन दिया है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स को दे करके ये समझाए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट। तो आप ज़रूर इनके डेफिनेशंस को लिखिएगा। उसी को आगे मैंने हिंदी में भी इसी चीज़ को समझाया है कि विनिर्माण उद्योग और अन्य द्वितीयक उद्योग गतिविधि से प्राप्त राष्ट्रीय आय का अनुपात बढ़ जाता है, और दूसरा विनिर्माण और द्वितीयक उद्योग में काम करने वाली आबादी का अनुपात बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। और इन दोनों कारणों की वजह से जब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है, तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। चूँकि एग्जाम में कंसेप्ट पूछा जाता है, तो हमें डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनके डेफिनेशंस को कोट करके आंसर लिखना जो है वो बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है। अब सेकंड जो डेफिनेशन है वो मैं कज़नेट्स का एक्सप्लेन कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू कज़नेट्स व्यू, a country's or a region's industrialization is defined as sustained rise in the share of total product originating or of total labor force and material capital employed in industry. साइमन कज़नेट्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर करके इन्होंने एक लिखी किताब 1969 में, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया कि औद्योगिकीकरण को उद्योग में कार्यरत कुल श्रम बल या भौतिक पूंजी की उत्पत्ति या कुल उत्पादन की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप इनके डेफिनेशंस में इतना ज़रूर डालिएगा कि ये टोटल लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, कि जैसे जैसे लेबर फोर्स जो है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, उसका जो है पार्टिसिपेशन आगे होता जाएगा, उसकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, तो इस प्रक्रिया को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये कज़नेट्स का डेफिनेशन है। आगे नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरली एग्रीकल्चरल
टू वन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको पहले बताया जब मैं 3 सेक्टर को डिफाइन कर रही थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जैसे जैसे हम प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर से जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में, मतलब जो उत्पाद हैं उनके प्रोडक्शन में हम लगते जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, आगे चल के इसको मैंने मेंशन किया है कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ लगाना वो क्या सेक्टर हुआ, वो प्राइमरी सेक्टर हुआ, ठीक है, पेड़ हमने लगा दिया। अब पेड़ों का जब हम पेड़ की कटाई करके लकड़ी जो है पूरा पूरा बड़ा बड़ा मोटा मोटा स्टेम हम ले जा करके आरा मशीन में लगाएंगे, जो 100 मिल्स होते हैं, आरा मिल्स होते हैं, वहां पर दिए और वहां पर उस लकड़ी से लंबर बना, ठीक है, वो एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी सेक्टर का। और उस लंबर का यूज़ करके जब हम फर्नीचर्स बनाए या जितने भी वुडन और चीज़ें होती हैं, सोफ़ा बना रहे हैं और बाकी फर्नीचर्स बना रहे हैं, मतलब उस लंबर का हमने प्रोफेशनलाइज्ड यूज़ कर दिया, तो ये हो गया टर्शरी सेक्टर। आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एक ही चीज़ किस तरह से प्राइमरी सेक्टर में जाती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में जाती है और फिर टर्शरी सेक्टर में जाती है। यही ये डेफिनेशन है कि जब हम एग्रीकल्चर से जैसे जैसे मूव करेंगे निर्माण की अर्थव्यवस्था की तरफ, प्रोडक्शन इकोनॉमी में, ठीक है, वो एग्जाम्पल कहलाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले हमारा देश जो था उसमें एग्रीकल्चर जो था वो एक प्रधान कार्य के रूप में था, और धीरे धीरे हम मेन एग्रीकल्चर से अब धीरे धीरे प्रोडक्शन की तरफ भी आगे बढ़ते चले गए। ये क्यों हुआ? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। तो ऐसी प्रक्रिया को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। तो आप देखिए, अगर ऐसी चीज़ आपको दिख रही है, समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। इस तरह से अब हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। जैसे हमने 2 नॉर्मल डेफिनेशन बताए, 2 हमने सटक्लिफ और कज़नेट्स की डेफिनेशन बताए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि इंडिविजुअल मैनुअल लेबर इज ऑफन रिप्लेस्ड बाय मैकेनाइज्ड मास प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट्समैन आर रिप्लेस्ड बाय असेंबली लाइंस। देखिए इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि व्यक्तिगत मानवीय श्रम को अक्सर मशीनीकृत बड़े पैमाने पर उत्पादन द्वारा बदल दिया जाता है और कारीगरों को गणनीय संख्या द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो मैनुअल लेबर है, मतलब आप मैनुअली देखिए, अब आप देखिए कि पहले जो अगर कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है, मटेरियल्स जब बनाए जाते थे, तो मान लीजिए जब मैनुअली काम होता था तो एक दिन में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इतने ही कपड़े बनाए जा पाते थे। पर जैसे जैसे फैक्ट्री सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, आप देखिए तो अब मास प्रोडक्शन होने लगा, मतलब कि एक दिन में हम हजारों हजार मीटर कपड़े रेडी करना शुरू किए। तो इस प्रक्रिया को भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। वही ये डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल मैनुअल लेबर इज कन्वर्टेड इनटू मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में बदलता जो जा रहा है, और दूसरी चीज की जो क्राफ्ट्समैन हैं वो असेंबली लाइंस की तरफ रिप्लेस्ड होते जा रहे हैं। क्राफ्ट्समैन मतलब कि जो हाथ से बनाते हैं, हस्तशिल्प उद्योग में जो लगे हुए होते हैं, जो हाथों से सारी चीज़ों को रेडी करते हैं, उनको हम क्राफ्ट्समैन कहते हैं। और असेंबली लाइंस मतलब कि जहाँ पर मास प्रोडक्शन में लगे हुए लोग रहते हैं, गणनीय संख्या, जैसे एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिविजुअल और एक तरफ ग्रुप, इस तरह से जो प्रोसेस हुआ उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन मैं आपको समझा रही हूँ, जिसको ऑलरेडी मैंने समझाया है कि अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू व्हाट पीपल डू इन द लेबर फोर्स। ठीक है,
अब अगर सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो वो प्रक्रिया जिसमें लोग लेबर फोर्स में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। अब लेबर फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये 3 सेक्टर से डिफाइन करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वही मैंने यहाँ पर बताया कि पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर वर्क्स इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग। द वास्ट मेजोरिटी आर एम्प्लॉयड यूजुअली इन एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में हम किनको किनको कैलकुलेट करेंगे, जो कृषि में लोग लगे हुए हैं, माइनिंग में लोग लगे हुए हैं, फिशिंग में लगे हुए हैं, हंटिंग में लगे हुए हैं, सिंपल वे में उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। अब जैसे फिशिंग भी होती है बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करके, दैट इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वो हम फिर धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ इंक्लूड करेंगे। बट जब इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो अगर फिशिंग का काम कर रहा है या हंटिंग का काम कर रहा है या एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे प्राइमरी सेक्टर में। इसको बहुत अच्छी तरह से हेजडॉन ने डिफाइन किया, हेजडॉन, ठीक है। हेजडॉन ने इसको डिफाइन किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स आउट ऑफ द प्राइमरी एंड इनटू द सेकेंडरी सेक्टर एज वर्क एक्टिविटीज इज कंसंट्रेटेड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स फॉर द मार्केट। हेजडॉन ने जो तीनों सेक्टर का मैंने नाम लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। और उनका कहना है कि जैसे जैसे जो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जब मूवमेंट होता है, किसका, वर्कर्स का, कामगारों का, जब मूवमेंट हो रहा है प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ, इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसमें क्या होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, मास प्रोडक्शन होता है। Thus, by this definition, those engaged in logging industries, मतलब harvesting tree, working in primary sector, but those working in sawmills are in the secondary sector, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रीज इनटू द लंबर। वही मैंने बताया कि अगर इस तरह से देखा जाए तो जब पेड़ उगाने के काम में जो लोग लगे हैं उनको हम प्राइमरी सेक्टर में कहेंगे। अब उस पेड़ को उगा के उससे लकड़ी बनाने के काम में जो लोग लगे हुए हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व मानेंगे। और इस लकड़ी से जब हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोफेशनलाइज्ड वे में फर्नीचर्स बनाएंगे, तो उसको हम टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे। एक डेफिनेशन मैं और देना चाहूँगी कि औद्योगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्तियों द्वारा संचालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि जब हम हाथ से प्रोडक्शन की बजाय इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर का यूज़ करें। इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर मतलब कि डीजल, कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, या अदर ऑयल्स जो होते हैं या पावर के जो भी संसाधन होते हैं उनके द्वारा जब हम प्रोडक्शन में लगे, किसके अलावा, हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति द्वारा, इसको कहा जाता है इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर, इसके द्वारा जब हम प्रोडक्शन का काम करें तो इस प्रक्रिया को भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग न केवल कारखानों अपितु यातायात, संचार, परिवहन तथा खेती आदि सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसा मत आप सोचिए कि जो इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर है इसको हम सिर्फ फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। आप देखिए तो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो बसेस हुए, चाहे रेल हुए, इन सब में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर अपने जो खेती एग्रीकल्चरल के जो प्रोसेस हैं उसमें भी, क्योंकि ट्रैक्टर, ट्रक्स, इन सब का भी हम यूज़ करते हैं, तो इसी के लिए करते हैं। तो ये सारे जब हम हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति द्वारा, मतलब इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर द्वारा जब हम प्रोडक्शन का काम करें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, मतलब व्हेन वी यूज द इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर। तो ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है।
और आप ये मान के चलिए कि औद्योगिकीकरण ने श्रम विभाजन को, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर को, विशेषीकरण को, जो स्पेशलाइजेशन है, और जो पूंजी के मालिक हैं, प्रबंधक हैं और कामगार हैं, उनके बीच में नए तरह के जो हैं उसमें नए तरह के रिलेशंस डेवलप किए हैं। उसको आप बहुत अच्छे से मार्क्स की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप उसको समझेंगे, अभी उसको समझाना यहाँ पर उचित नहीं है। तो ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन माना जाता है। तो कंसेप्ट को समझाने के लिए इतने जो हैं डेफिनेशंस बहुत एनफ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कंसेप्ट। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। चूँकि हमें ये टॉपिक भारत के संदर्भ में पढ़ना है कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किस तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सोशियोलॉजी में हम हमेशा सोशल इम्पैक्ट पे फोकस करते हैं कि किस तरह से कोई भी प्रक्रिया ने सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया है, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। पर वो हमारा सेपरेट टॉपिक होगा। उसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, उसको। अगर हम अब इसके हिस्ट्री की बात करें कि कैसे शुरुआत हुई, तो इट्स हिस्ट्री इज़ वेरी ओल्ड। बहुत ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस में हमने देखा, जैसे मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है या सेकुलराइजेशन का प्रोसेस है। इसमें माना जाता है कि कॉलोनियल इम्पैक्ट जब हमारे कंट्री में पड़ा, मतलब जब ब्रिटिश रूल हमारे देश में शुरू हुआ, तब इन सारी प्रक्रियाओं का भारत में जन्म हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, पर वहाँ से एनहांसमेंट मिला, स्पीड अप हुआ, बूस्ट हुआ ये प्रोसेस। पर अगर कहा जाए कि शुरुआत अगर हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रक्रिया की शुरुआत अगर माना जाए तो ये बहुत पुराना इतिहास है। History is very old. Indian society was developing in different way compared to the Western society. अगर हम Western society और Indian society की बात करें, पश्चिमी देशों में जो सामाजिक परिवर्तन हुए या जो सामाजिक विकास हुए वो अलग हुए, और भारत का जो सामाजिक विकास की यात्रा है वो बिल्कुल अलग है। दोनों के हिस्ट्री को हम बिल्कुल एक साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैज अ डिस्टिंक्ट गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लरिश्ड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। अगर भारत में बात की जाए तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी, ठीक है, हस्त उद्योग जो था, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और बहुत समृद्ध अवस्था में था। मतलब कई सेंचुरीज से ये बहुत समृद्ध अवस्था में था। उसका रूप जो था वो गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में था। गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन का आप मतलब समझिए कि गिल्ड क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रुप और एसोसिएशन मेनली ऑफ ट्रेड पीपल मेड अप ऑफ मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पीपल्स और आर्टिशंस फॉर म्यूचुअल एड, पर्टिकुलरली इन द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस में मैंने मिडिल एज का एक बताया है रूपरेखा की, ऑलमोस्ट 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं और 14वीं शताब्दी तक का जो दौर था उसको हम मिडिल एज कहते हैं। तो ऑलमोस्ट मिडिल एज में जो गिल्ड चलता था, गिल्ड मतलब एक ग्रुप होता था लोगों का। कैसे लोगों का? जो व्यापार में लगे लोग होते थे, या जो क्राफ्ट्स में लगे लोग होते थे, या जो आर्टिसंस होते थे, उनका आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन होता था और सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो उस समय जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो गिल्ड के रूप में थी, ठीक है। सिंस वैदिक टाइम्स, अगर वैदिक टाइम हम देखें, वैदिक एज देखें, मतलब आज से ऑलमोस्ट 2000-3000 साल पहले की मैं बात करें, 3-4000 साल पहले की, तो वैदिक टाइम्स में देयर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। व्यापार के गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन होते थे। अभी मैंने गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कही। It was not surprising that occupation was one of the most conspicuous features of the caste structure of Indian society. अगर हम
देखे तो उस समय कास्ट स्ट्रक्चर, वर्ण सिस्टम जो था, कास्ट, फिर आगे बढ़ा दौर तो वर्ण व्यवस्था, कास्ट जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई। तो आप जानते हैं कि हर जाति की अपनी एक विशिष्ट व्यवसाय होता था, ठीक है। हर जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता था, उसमें लोग लगे हुए थे, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगे हुए थे। तो वैदिक पीरियड की बात की जाए तो उस टाइम पे आप समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस किस फॉर्म में था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हैंडीक्राफ्ट के फॉर्म में था और गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम होता था, और हर जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता था। दौर आगे बढ़ा जब हमारे देश में मुगल पीरियड्स आए, ठीक है, और मुगल पीरियड में भी किसके दौर में, अकबर के पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में और शाहजहां के पीरियड में। इन तीन जो मेन मुगल एम्परर थे उनके पीरियड्स में इंडस्ट्रीज का आप कॉम्प्लेक्स रूप देखेंगे, मतलब खुल के काम हुआ, व्यापार हुए। और कुछ तो राइटर्स लिखते हैं कि उस समय इंडिया को बोला जा सकता है कि द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का एक वर्कशॉप था, ठीक है। ये जिसबर्ट ने इस वर्ड को यूज किया है कि इट इज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या था कि Indian textile fabrics, cotton, silk and other industrial goods like saltpeter and indigo were exported to Europe and the other part of the world। इसमें ये देखा गया कि इंडिया में बहुत तरह के टेक्सटाइल्स थे, ठीक है, बहुत तरह के फैब्रिक्स थे, कॉटन्स थे, सिल्क थे, और भी बहुत सारे। यहाँ पर इंडिगो की खेती बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि खेती होती थी, और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होकर के यूरोप और दूसरे पार्ट्स में जाती थी। और एक मैं आपको यहाँ पर डेटा देना चाहती हूँ कि इट इज़ कैलकुलेटेड दैट द एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया टू यूरोप इन द 17th century around 60 million square yards, and the varieties of cotton and other fabrics exported at that time were more than 200। सोचिए कि उस टाइम पे 17वीं शताब्दी में हमारे यहाँ, सोचिए वही जो मैंने बताया कि मुगल पीरियड्स था, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वैरायटी, मतलब कपड़ों का ज़्यादा काम होता था, और ऑलमोस्ट बताया कि ऑलमोस्ट 60 मिलियन स्क्वायर्ड यार्ड्स के करीब एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से क्लोथ। और आपको वैरायटी देखी जाए तो ऑलमोस्ट 200 प्रकार के कपड़े का एक्सपोर्ट होता था। आप सोच लीजिए कि इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना रिच था, मतलब ये प्रोसेस रिच था। आप ये नहीं कह सकते कि कॉलोनियल पीरियड के इम्पैक्ट्स की वजह से और ब्रिटिशर्स की वजह से ही हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि वैदिक एज में किस तरह का रूपरेखा थी, फिर उसके बाद मुगल पीरियड में किस तरह की रूपरेखा थी। और अब देखा जाए कि तो गुजरात, द कोरोमंडल कोस्ट एंड द इंडो जो है गैंजेस्टिक वैली, जो गंगा वैली होता है, वर द मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। गुजरात का जो था, कोरोमंडल कोस्ट जो था, और इंडो गैंजेस्टिक वैली जो था, वो एक इसका बहुत समृद्ध केंद्र माना जाता था प्रोडक्शंस का। और अगर प्लेस की बात की जाए तो गुजरात का सूरत और मछलीपट्टनम, ये आप नाम जानते हैं कोरोमंडल कोस्ट का, और बंगाल का हुगली, ये जो एरियाज थे वो कॉमर्शियल सेंटर्स माने जाते थे। बिकॉज देखिए, आप देख लीजिए तो कॉमर्शियल सेंटर्स कौन से माने जाते थे, जो समुद्र के किनारे किनारे होते थे। आप हुगली का आप लोकेशन देख लीजिए तो वो बे ऑफ बंगाल के किनारे था। आप देख लीजिए गुजरात का लोकेशन, सूरत का, तो ये अरेबियन सी के पास था। इसी तरह मछलीपट्टनम का जो लोकेशन था वो भी अरेबियन सी के पास था, क्योंकि समुद्र से ही व्यापार होते थे। उस टाइम हवाई जहाज और ऐसी चीज़ें तो बहुत थी नहीं, तो ज़्यादातर हम वाटर ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड करते थे। तो इस तरह का मुगल पीरियड में सिनेरियो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का।
अब मुगल काल से अब हम मुगल पीरियड से अब हम इंडस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से हमारे यहाँ कैसे ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ा। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द इंडियन गवर्नमेंट बिगेन अ ह्यूज एफर्ट टू डेवलप द इंडियन इंडस्ट्री। आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। The capacity of the traditional industry increased about 25% in a period of 5 years ending in 1953। जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और ऑलमोस्ट जब ख़त्म हुआ 1953 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीज्ड रेट हम देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसको हम ऑलमोस्ट 25% रेज किए। और फिर ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करें और फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की भी बात की, इसी टाइम पे ऑलमोस्ट 100% हमने मॉडर्न इंडस्ट्री को फोकस किया। जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री में मोटर, डीजल इंजन्स, बैटरीज, ट्रांसफार्मर्स, रेडियोज, ये सब में हम लोगों ने ग्रोथ ऑलमोस्ट 100% का दिया। During this period, a number of institution and agencies like देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज भी ओपन किए गए इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, लाइक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनोवेशन इन द इंडस्ट्रियल फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज़ बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 year plans and direct participation by government in industry as expressed in the industrial policy resolution of 1948। और अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंजेस हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे काम करना शुरू किया और अब इसके ग्रोथ को हम अलग अलग वेरियस पॉलिसीज़ के थ्रू समझेंगे। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे ग्रो किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको हम वेरियस पॉलिसीज़ के थ्रू समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ भी एग्जाम में मेंशन करने की बात आएगी आप ज़रूर मेंशन करिएगा। सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 को देखते हैं। 1948 में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इसमें क्या क्या पॉइंट रखा गया, इसको मैंने सारे इसीलिए पॉइंट्स में दिए हैं कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पे एम्फसाइज करने की बात की गई और साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिवीज़न किया गया। 4 हिस्सों में हम इंडस्ट्रीज को बांटे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग। पहला ऐसे प्रकार के इंडस्ट्री हुए, उद्योग हुए जिसमें स्टेट की मोनोपोली रहती थी। दूसरे प्रकार के ऐसे इंडस्ट्री होंगे जिसमें मिक्स्ड सेक्टर होगा, मतलब प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक बोथ। तीसरे में गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। और चौथा ऐसी इंडस्ट्री होंगे जिसमें टोटल प्राइवेट एंटरप्राइजेज होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये की गई, तीसरी चीज़ कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को भी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंस दिया साइमल्टेनियसली, मतलब उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उसके भी इवन ग्रोथ पे काम करना शुरू किया, क्योंकि वैदिक काल से यही स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री तो हमारे मेन आधार थे। और चौथा जो रेजोल्यूशन में पास की गई चीज़ कि रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि औद्योगिक विकास में हम फॉरेन कैपिटल्स को अब बढ़ाएंगे, विदेशी निवेश को अब हम लाएंगे। तो ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। अब 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या क्या बात कहता है? कहता है कि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सेटिंग ज़रूर होगा, मतलब अभी भी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस की बात की गई। प्राइवेट सेक्टर्स को फिर से एम्फेसाइज करने की बात की गई। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के बैलेंसिंग की बात की गई। सोचिए 1956 में तो भी आज हमारे यहाँ रीजनल इम्बैलेंसेस पाया जाता है, इकोनॉमिक वाइज भी कोई सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं। अभी मैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सेज को पढ़ाऊंगी तब आप देखेंगे कि सेज का मेन जो निगेटिव इम्पैक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस ही है। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी हम लोग के सिलेबस में आता है, इसलिए मैं उसको भी बताऊंगी।
तो वो रीजनल ग्रोथ बैलेंस रहे, मतलब एक क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाए, एक क्षेत्र कम विकसित रहे, इस पे भी फोकस किया गया कि इस तरह के इम्बैलेंसेस न क्रिएट हो। और साथ में टेक्निकल और मैनेजरियल नॉलेज की बात की गई, मतलब अब हम प्रोफेशनलाइजेशन भी लाना शुरू करें। ठीक है, अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 आता है। इसमें जो भी 1956 में बात की गई थी उसको रिमेन्ड स्टिल रखने की बात की गई। साथ में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बनाए रखने की बात की गई कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बहुत डिस्टर्ब ना हो और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रोथ करता रहे। फिर आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, जिसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी पे बहुत फोकस किया गया कि हम अब इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस देंगे अलग अलग आधारों पे। वो बहुत अलग टॉपिक है, जिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980, जिसमें पब्लिक सेक्टर पे एम्फेसाइज किया गया। एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा फोकस किए कि मतलब हम ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे जिससे एक्सपोर्ट हो सके, क्योंकि एक्सपोर्ट से ही फॉरेन करेंसी मिलती है, बाकी चीज़ें हमारी मैनेज रहती हैं। और डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात की गई, एनर्जी, कोल, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों की बात की गई। नेक्स्ट आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसमें इन्वायरमेंट पे कंजर्व, जब हम इतना खेल खेल के अपने पर्यावरण को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिए, अब यहाँ पर आता है 1991 में नीड टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड एंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगेन इसमें फॉरेन लाइसेंसिंग की बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, और साथ में फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स पे बात होती है। तो इतने पॉलिसीज़ को आप जब देख लिए, 1948 की पॉलिसी, 1956 की पॉलिसी, 1973 की पॉलिसी, 77 की पॉलिसी, 80 की पॉलिसी और 1991 की पॉलिसी, तब आप जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से अब आपका मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे यहाँ आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाई। तो आपने सारे ये कॉन्सेप्ट को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अच्छे से समझ लिया। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो सोर्सेज दिए हैं आप उसको भी अपने आंसरिंग में ज़रूर मेंशन करिएगा कि कहाँ के सोर्सेज को यूज़ करके मैंने ये पूरे वीडियोस को और अपने कंटेंट को तैयार किया है। तो आप सोर्सेज को ज़रूर फॉलो करिए और अपना प्यार, अपना स्नेह मुझसे ऐसे ही बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। कुछ कर गुजरने की चाह रखिए अपने जीवन में, और अपने जीवन में ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड को ज़रूर जीवित रखिए। आप सभी को मेरा प्यार, आप सभी को मेरा स्नेह, आप सभी के सपोर्ट में मैं हमेशा हूँ। बाय बाय, थैंक यू।